नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता व सांसद जयंत सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे। जयंत सिन्हा जी, आपने इंटरव्यू के लिए समय दिया, इसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया ईटीवी पे आने के लिए। सर, कोरोना का दौर चल रहा है, हर कोई अपने आप को बचा के रख रहा है। इस वक्त आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे पहले ये जानना चाहेंगे? नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। मैंने अपना टीकाकरण करवा लिया है, लेकिन परिवार में मेरे बेटे को कोविड हो गया था। भगवान की दया से मुझे और मेरी पत्नी को नहीं हुआ है, लेकिन स्टाफ में भी कुछ लोगों को हो गया है। हम लोग पूरी तरीके से आइसोलेशन में हैं अभी। जब तक नेगेटिव टेस्ट फिर नहीं आता है, तब तक आइसोलेशन तो हमको करना पड़ेगा। सर, अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो पूरे देश भर में कोरोना कोहराम मचा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कल की बात है, 3.25 लाख केस आए हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विपक्ष का आरोप है कि जब विशेषज्ञों ने पिछले साल ही कह दिया था कि दूसरी लहर आएगी तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। सरकार की तैयारी अच्छी नहीं थी, उसी के कारण इतना खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, कोरोना संकट तो आया हुआ है और सरकार ने पूरी तरीके से जो भी ठोस कदम लेने थे वो उन्होंने लिए थे। और पूरी तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन जो था उसको हम लोगों ने बढ़ाया। वैक्सीन का जो टीकाकरण का अभियान था उसको हम लोगों ने चलाया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी हरदम ये कहते रहे कि सब जो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं, यानी कि मास्क का उपयोग है उसको रखें, सामाजिक दूरी मेंटेन करें, ये सब जो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये हम लोगों को प्रिकॉशंस हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोगों को अमल करना चाहिए और हम लोगों ने किया भी काफी हद तक। लेकिन साथ साथ क्या हुआ है कि कई वेरिएंट आ गए हैं जो बड़े तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ साथ लोगों को जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए था, जो लोगों को सतर्क रहना था, जितने हद तक उनको करना था, शायद लोगों ने नहीं किया है। और इसलिए जो है अब हम लोगों को नजर आ रहा है कि संख्या कोरोना पॉजिटिव की बढ़ने लगी है फिर तेजी से। नहीं सर, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह जो जारी किए गए हैं हर राज्य में, मुझे लगता है इससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है, संक्रमण की जो कड़ी है, इसको रोक दिया जाएगा। सर, क्या देश में सचमुच ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर की कमी है? कहा तो ये भी जा रहा है कि कई सारे ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किए गए बाहर, जिसके चलते अपने देश में आज ऑक्सीजन की कमी हो गई और लोग मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है अगर आप पूरा डिमांड सप्लाई देखें। समस्या ये है कि सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाना, जहां जहां ज्यादा केसेस है वहां पहुंचाना, उसमें हम लोगों को तकलीफ हो रही है। और इसमें हम लोग कंटेनर में तो भले ऑक्सीजन को पहुंचा दें, लेकिन उसको फिर सिलेंडर में लाके लोगों को अस्पताल के बिस्तर में पहुंचाना, यहाँ हम लोगों को मुश्किल हो रही है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सब जो हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री हैं, लोग काम में लगे हुए हैं, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें कि जहां ऑक्सीजन है वहां से अस्पताल के बेड तक पहुंचा देना, इस लॉजिस्टिक्स के काम में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। सर, क्या ये आप महसूस कर रहे हैं कि ये संकट का दौर है, इसमें पूरे विपक्ष को भी एकजुट रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा आपात स्थिति में विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर पा रहा है या वो सियासत कर रहा है कोरोना पर, लाश पर? आपको क्या लग रहा है? विपक्ष तो राजनीतिक सियासत तो करेगा ही करेगा। राजनीतिक रोटी उनको अपनी सेकनी है तो वो तो करेंगे ही, लेकिन इन सब बातों में हम लोगों को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम और सब जनप्रतिनिधियों की दायित्व और जिम्मेवारी यही है कि हम लोग जितने लोगों को बचा सकें, जितने लोगों को मदद कर सकें और सहयोग दे सकें, हम लोग इस काम में लगे रहें और निरंतर हम लोग इस काम में लगे हुए। सर, आपके राज्य झारखंड पर आते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प है, तुरंत लॉकडाउन पर नहीं जाना चाहिए। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने 22 से 29 तक लॉकडाउन लगा दिया है। क्या इससे झारखंड में कोई नुकसान तो नहीं होगा आर्थिक तौर से, या इससे क्या चेन टूटेगा? कैसे देखते हैं इस फैसले को सर? लॉकडाउन से आर्थिक हानि तो जरूर होगी, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है कि अब इतना जो संक्रमण फैलने लग गया है, अगर इस पे हम लोगों को नियंत्रण पाना है तो इस तरीके से लॉकडाउन तो हम लोगों को लगाना ही पड़ेगा, जिसमें कि आम जनता सड़कों पे ना रहे, बड़े बड़े जो शादियां हो रही थी या पार्टियां हो रही थी, इनको हम लोग रोक लगाएं। तो इस तरीके से जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है
इस पे हम लोगों को नियंत्रण तो लाना जरूरी है, और शायद इस प्रकार से लॉकडाउन जो है और इसके छोड़कर कोई और उपाय था ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया है वो सही है और जरूरी भी था। लेकिन लेकिन बात ये है कि अगर पहले हम लोग तैयारी करते, अगर झारखंड सरकार इस पे सतर्क रहती, तो लॉकडाउन की ये नौबत आती ही नहीं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें झारखंड सरकार की जो अयोग्यता और कुशलता जो हम लोग देखते आए हैं, वो फिर ये दर्शा रही है कि महीनों से, आज की बात नहीं है, फरवरी से महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ता रहा है, दिल्ली में संक्रमण बढ़ता रहा है। तो अभी तक झारखंड सरकार ने तैयारी के लिए क्या काम किया है, ये अयोग्यता इनकी दर्शाती है। झारखंड सरकार, जैसे झारखंड में कल 7500 से ऊपर मामले आए, 106 लोगों की मौत हुई, रिकवरी रेट 78% पे आ गया है। एक झारखंड का बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं है, इसलिए इस संकट के दौर में झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है, केंद्र हर संभव सहायता नहीं कर रही है। इसको आप कितना जायज मानते हैं? ये क्या अपनी नाकामी छुपाने का तरीका है? जनता को इस तरीके से बहकावा देना, जनता को इस तरीके से बरगलाना, यही सरकार की नीतियां रही हैं, यही सरकार की कोशिश रही है। लेकिन जनता इन सब चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जनता को मालूम है कि ये अयोग्य सरकार है, कोई काम सही तरीके से ये सरकार नहीं करती आई है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, 2-3 महीने से संक्रमण बढ़ता जा रहा था। सबको मालूम था कि दिल्ली में संक्रमण आ चुका है, महामारी बढ़ती चली जा रही है, मुंबई में हो रहा है। तो हम लोगों ने झारखंड में क्या किया तैयारी के लिए? एक चीज हम लोगों ने नहीं, और हम लोग तो लगे ही रहे कि भाई आप बेड तैयार करिए, ऑक्सीजन का व्यवस्था आप करवाइए, आप डॉक्टर्स और सब मेडिकल जो कर्मचारी हैं उनको तैयार करिए। बोलते बोलते हम लोग थक, लेकिन कोई तैयारी ठीक सरकार की ओर से किया ही नहीं गया। और फिर और कोई उपाय ही नहीं था, कोई और चारा ही नहीं था कि हम लोगों को इस प्रकार से लॉकडाउन लगाना पड़े। लेकिन अगर पहले तैयारी हो जाती, व्यवस्था अगर हो जाती, तो ये नौबत नहीं। आपके संसदीय क्षेत्र हजारीबाग की बात करेंगे, वहां पर भी संक्रमण बढ़ रहा है, पूरा झारखंड का वही हालत। तो अपने क्षेत्र को जनता से बचाने के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? आपके लोग वहां पर किस तरह से एक्टिव हैं? इसमें हम लोग 3-4 जो बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, और मैं आपके माध्यम से भी कोशिश करूंगा कि जागरूकता को बढ़ाया जाए, कि लोगों को मालूम हो कि संक्रमण बड़े तेजी से बढ़ रहा है। मास्क का उपयोग करिए, घर से बाहर मत निकलिए, और आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाए तब आप अस्पताल जाइए। तो सबसे पहले जो जरूरी है कि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले अपने को कैसे बचाते हैं। दूसरा मामला जो हम लोग प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, और प्रशासन के साथ निरंतर हम लोगों का कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, वो ये है कि हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन युक्त जो हॉस्पिटल बेड है, उनकी संख्या कैसे हम लोग बढ़ाएं। रामगढ़ जिले में हम लोगों ने 150 से 300 करवा दिया है, हजारीबाग जिले में से 300 से हम लोगों ने 500-600 अब करवा दिया है। तो ऑक्सीजन युक्त बेड्स को हम लोग कैसे हम लोग बढ़ाएं, इस दूसरे बिंदु पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। तीसरा मामला जो ये है कि दवाइयां जो हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, दवाइयों का सप्लाई भरपूर होना चाहिए। इस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और चौथा जो है वो है कि कंट्रोल रूम जो है ये सही तरीके से काम करें, एम्बुलेंसेस जो है वो सही तरीके से काम करें, जिसमें अगर कोई बीमार पड़ जाए, उनको अस्पताल जाना पड़े, तो बड़े जल्दी से एम्बुलेंस आकर उनको लेकर सही अस्पताल ले जाए, और उस अस्पताल में उनका सही तरीके से इलाज हो। ये 3-4 जो बिंदु हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, उधर पीएम मोदी लगातार अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कभी डॉक्टर से, कभी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इसमें काफी देर कर दी। विपक्षी दल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी के और बड़े नेता हो, वो बंगाल चुनाव में ही व्यस्त रह गए, जबकि इधर लोगों की मौत हो रही थी, स्थिति खराब होते जा रही थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो यही फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो ये सब बातें कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जो भी हमारे संवैधानिक ढांचे को जो भी कोई समझता है, उन्हें मालूम है कि स्वास्थ्य सेवाएं और जो बुनियादी सेवाएं हैं, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन का हम लोग देश भर में कोऑर्डिनेशन हम लोग कर ले। अगर किसी राज्य में ज्यादा है और किसी राज्य में कम है, तो वहां केंद्र सरकार की भूमिका आती है। लेकिन जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, कि अस्पताल के बेड हैं कि नहीं है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेडिकल स्टाफ की क्या तैयारी हुई है, ये सब जो काम है, ये राज्य सरकार के काम है। और राज्य
सरकार को तैनात रहना चाहिए, राज्य सरकार को पूरी व्यवस्था बना देनी चाहिए जिसमें कि कोई भी स्पाइक हो, कोरोना बढ़े भी तो हम लोग तैयार रहें। और इस बार मैं कहूंगा कि बहुत मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि दोष जो है वो राज्य सरकार का ही है, खासकर झारखंड में, क्योंकि महीनों से हमें मालूम है कि संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ती चली एक 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 मेरा आखिरी सवाल है सर, बंगाल चुनाव में अब 2 फेज की वोटिंग बाकी है, तृणमूल और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं दोनों पार्टियां। यशवंत सिन्हा जी टीएमसी में चले गए हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो जिस भी पार्टी से जुड़ जाएं और जिस भी पार्टी का प्रचार करें, और ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक गुण है कि सब स्वतंत्र हैं, सब आजाद हैं। लेकिन जहां तक बंगाल चुनाव का सवाल है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो जीती रही है और माननीय गृह मंत्री जी ने तो ऐलान कर दिया कि हम लोग 200 सीट पार कर रहे हैं, तो इसलिए असली परिवर्तन इस बार तो होने ही वाला है। जी, जयंत सिन्हा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत सिन्हा, जो कोरोना पर, बंगाल चुनाव पर, तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।